रजब का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो मशरकी तहजीब का नमूना था। जब उसने होश संभाला तो खुद को एक ऐसे घर में पाया जहां बाप की शफकत तो थी लेकिन माँ की ममता नहीं थी, क्योंकि माँ सौतेली थी। तभी वो दबा दबा सा रहता था। दिन गुजरते गए, अल्लाह ताला ने उसको एक छोटी सी बहन भी अता कर दी। वो बड़ा खुश हो गया। जल्द ही उसकी ये खुशी खाक में मिल गई, क्योंकि सौतेली माँ उसको छोटी बहन के नजदीक भी नहीं आने देती थी। स्कूल से आते ही उसे घर के कामों में लगा देती थी। उसे दादा दादी के घर जाने का वक्त भी नहीं मिलता था, और जब वो जाता तो उदास वापस आता। वो भी उसके साथ बच्चों के जैसा प्यार नहीं करते थे। इस बात को बड़ा महसूस करता था। और भी कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था जहाँ से उसे प्यार मिलता। वक्त गुजरता चला गया। घर में 2 बहन भाइयों का और भी इजाफा हो गया। रफ्ता रफ्ता वो बड़े हो गए। उन्हें आपस में खेलते देखकर उसे बड़ी खुशी मिलती थी। बस यही एक खुशी थी जो उसकी जिंदगी में बाकी रह गई थी। जब सौतेली माँ अपने बच्चों को प्यार करती तो रजब सोचता कि काश मेरी भी कोई माँ होती, वो भी मुझे प्यार करती। मेरी माँ कहाँ है? उसने कई बार अपने बाप से पूछा, मगर उस आदमी ने हमेशा टाल मटोल से काम लिया। मैट्रिक के बाद रजब कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहा था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। सब कुछ होते हुए भी अब वो बड़ी दुनिया में अकेला रह गया था। अपनी माँ के बारे में जानने की शदीद आरज़ू उसे तड़पाती रहती थी। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी अम्मा, मेरी माँ कौन थी और कहाँ है? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे मेरी माँ के बारे में जानने का पूरा हक है। बेटा, तुम्हारे बाप ने एक ईरानी औरत से शादी की थी। वो ईरान नौकरी के सिलसिले में गया था। चंद बरस तुम्हारी माँ के साथ गुजारे, फिर उनमें न जाने किस बात पर इख्तलाफ हो गया। तुम्हारे बाबा तुम्हें लेकर पाकिस्तान वापस आ गए थे और दोबारा उस बीवी के पास नहीं गए। कभी उससे हमने बात भी नहीं की। हम बहुत पूछते थे मगर वो नहीं बताता था। बल आखिर हमने सवाल करना ही छोड़ दिया। दादी की अधूरी बात ने रजब को बड़ा बेचैन कर दिया। उसने सोचा, जरूर कोई राज की बात है, ये लोग मुझे नहीं बताते। वो हर वक्त सोचों में गुम रहने लगा कि मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ कहाँ है, मैं कहाँ पता करूँ। इन्हीं ख्यालों में उसने पढ़ाई भी छोड़ दी। वो घर वालों के रवैयों से दिल बर्दाश्ता हो गया था। कौन है मेरा इस घर में? कोई भी नहीं। सौतेली माँ तो यही चाहती थी कि मैं उसकी नजरों से दूर हो जाऊं। ये सोचकर वो नौकरी की तलाश में कराची चला गया। कराची बहुत बड़ा शहर था जहाँ उसे कदम कदम पर धक्के खाने पड़े, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेहनत मजदूरी से कुछ रकम इकट्ठी कर ली। सोचा कि ईरान जाकर अपनी माँ को तलाश करूंगा, क्या खबर खुदा मिला दे। मगर वसाइल न होने की वजह से वो मायूस होकर लाहौर वापस आ गया। यहाँ भी इसे सुकून नहीं मिला। माँ की याद हर वक्त दिल में रहती थी। यहाँ उसे एक फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। अब वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने लगा। 2 साल में उसने खासी रकम भी जमा कर ली। फैक्ट्री में उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसका बड़ा भाई फारसी का उस्ताद था। रजब ने उससे दरखास्त की कि वो फारसी सीखना चाहता है। यूं उस आदमी के तवस्सुत से उसकी रसाई फारसी के उस्ताद तक हो गई। उसने 6 माह शाम को ट्यूशन ली और कुछ न कुछ फारसी की सुध-बुध हासिल कर ली। रुपए पैसा हो तो आदमी की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बहरहाल किसी तौर उसने ईरान का वीजा हासिल कर लिया। उस मरहले पर भी फारसी के उस्ताद ने उसकी बड़ी मदद की। ईरान जाने से पहले वो अपने दादा के पास आया ताकि अपनी माँ के मुतल्लिक कुछ पता कर सके, लेकिन उसे नाकामी ही मिली। फिर वो दिन भी आ गया जब उसे रवाना होना था। 2 दिन के बाद वो ईरान के शहर तेहरान में मौजूद था। इंसानों के इस बड़े समंदर में माँ को आखिर कहाँ तलाश करता? जो फारसी जुबान वो सीख कर आया था वो किताबी थी और आम बोलचाल की जुबान और तरह की थी। तब उसने सोचा, पहले आम बोलचाल सीख लूं, फिर शायद काम बन जाए। यहाँ मौजूद चंद पाकिस्तानियों ने उसकी बड़ी मदद की और उसे एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी दिलवा दी। अब वो काफी हद तक फारसी जुबान सीख गया था। गुजारे लायक बोल और समझ सकता था। साल भर यहाँ रहने के बाद वो बहुत अच्छी तरह उस मुल्क के रंग ढंग में बस गया था। उसे एक और अच्छी नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी ज्यादा थी, लेकिन रहाइश नहीं मिली। उसको अपने लिए रहाइश तलाश करना थी। जिस फैक्ट्री में वो काम करता था उन्होंने 2 साल का मादा करके उसका वर्क परमिट बना दिया था। इस तरह ईरान में उसकी हैसियत कानूनी हो गई थी। रजब ने अपने साथ काम करने वालों को बता रखा था, मुझे रहाइश के लिए किराए पर कमरा चाहिए। एक वाकफकार ने बताया, अलग मकान तो नहीं मिलेगा,
अलबत्ता मेरी जानने वाली खातून से बात हुई है। वो अपने घर के ऊपर बना हुआ कमरा किराए पर देना चाहती है। ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहती है। रजब उस आदमी के साथ रहाइश देखने चला गया। मालका ने पहला सवाल यही किया, तुम्हारा ताल्लुक किस मुल्क से है? पाकिस्तान से, रजब ने बताया। ये सुनकर वो सोच में पड़ गई और फिर बोली, कल अपना सामान लेकर आ जाना। किराया मुनासिब था, चुनाचा वो अगले दिन ही सामान के साथ ईरानी औरत के घर पहुंच गया। कमरा छत पर था, जिसको साफ सुथरा करके कलीन बिछा दिया गया। मालका की एक बेटी थी। शाम को अपनी बेटी को लेकर रजब के कमरे में आई और बोली, ये मेरी बेटी फरीदा है। तुम पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले हो? रजब ने तफसील से उसे अपने इलाके के बारे में बताया। लेकिन मैं यहाँ ईरान में एक मुकामी फैक्ट्री में काम करता हूँ। तब उस औरत ने बताया कि मेरी शादी एक पाकिस्तानी से हुई थी। हमारा एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम शबीर अली था। हमारी जिंदगी बड़ी पुरसकून थी। मैं अपने शौहर के साथ बड़ी खुश थी। खुदा का बड़ा फजल था, रुपए पैसे की कमी नहीं थी। उन दिनों मेरा बेटा 3 साल का था जब मेरा शौहर उसको दादा दादी से मिलाने के बहाने पाकिस्तान ले गया। लेकिन फिर वो वापस नहीं आए क्योंकि उनके वालिदैन नहीं चाहते थे कि वो यहाँ मेरे पास रहें। इधर मेरे वालिदैन ने मुझे पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। मैंने सोचा आखिर कोई तो सूरत निकलेगी, या तो मेरा शौहर वापस आ जाएगा या मेरे वालिदैन जल्द ही मान जाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन दिनों मैं उम्मीद से थी, शौहर के लौट आने का इंतजार कर रही थी। बेटी पैदा हो गई मगर वो नहीं लौटे। मैं बड़ा रोई क्योंकि कोई शख्स तलाकनामा मेरे वालिदैन के घर दे गया था। मुझे शौहर का पता मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं। उनका असल एड्रेस भी मेरे पास नहीं था। शौहर तो चला ही गया, मेरा बेटा भी साथ ले गया। मुझे एक साथ 2 जख्म सहने पड़े। इधर मेरे वालिदैन किसी सूरत सुलह जोई को तैयार नहीं हुए। उन्होंने तलाकनामा हाथ में पकड़कर शुक्र अदा किया कि ये ताल्लुक खत्म हो गया। वो भी यही चाहते थे। वो इस शादी पर राजी नहीं थे। मेरी बेटी इस वक्त 2-3 माह की थी। मैंने इसे खुदा का इनाम समझकर सब्र शुक्र कर लिया, मगर मेरे दिल में हर वक्त बेटे की याद तड़पती रहती थी। जब आगा साहब ने बताया कि एक पाकिस्तानी नौजवान को कमरे की जरूरत है तो मैंने इसलिए तुम्हें रख लिया, शायद तुम्हारी मदद से मेरा बेटा मुझे मिल जाए। ये कहकर खानम काफी देर तक रोती रही। रजब को बड़ा दुख हुआ। उसने उसको तसल्ली दी और कहा, फिक्र ना करें, आप मुझे अपना ही बेटा समझ लें। मैं इंशाल्लाह हर तरह से आपको आपका बेटा तलाश करने में मदद करूंगा। शायद इसके एवज मुझे मेरी खोई हुई माँ मिल जाए जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। काम के दौरान भी वो यही सोचता रहा कि इस औरत का बेटा नहीं मिल रहा और मेरी माँ नहीं मिल रही। हो सकता है यही मेरी माँ हो, लेकिन उसके बेटे का नाम तो शबीर था और मेरा नाम रजब है। मैं कैसे उनका बेटा हो सकता हूँ? मालकन ने ये तो बताया है कि उनके शौहर का ताल्लुक लाहौर से था, मगर अपने शौहर का नाम नहीं बताया, जबकि मेरे वालिद तो गुजरांवाला के थे, घर भी उसी शहर में था। ये सारी मुतजाद बातें थी। इसी वजह से उसके जहन में सवाल उठ रहे थे। पहली मुलाकात में खातून ने अपनी मुख्तसर सी कहानी सुनाई थी, लेकिन रजब अपने बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं कर सका। 2-4 दिनों के बाद जब दोबारा उसका खानम से सामना हुआ तो उसने चाय का कहा और अपने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। तब रजब ने उसके शौहर का पता मांगा तो वो बोली, जो पता मेरे पास था उस पर तो मैंने काफी खत लिखे हैं, लेकिन वो वापस आ जाते हैं। मेरे शौहर जिस कंपनी में काम करते थे उनके पास वही पता था। इस पर रजब खामोश हो गया। दोस्तों, वक्त गुजरने लगा। खानम रजब का ख्याल रखती और खाने पीने को भी पूछती रहती थी। वो कभी इनकार कर देता तो कभी उसके इसरार पर उनके घर से खाना खा लेता था। इस तरह खानम ने उसको अपना ही बेटा बना लिया था, क्योंकि वो भी उस औरत का बड़ा ख्याल रखता था। छुट्टी वाले दिन वो उसके घर की कुछ काम भी कर दिया करता था। यहाँ तो सिर्फ काम था या फिर तन्हाई थी। रजब को अपनी जिंदगी खजां जैसी लगती थी। दिल की कली हमा वक्त मुरझाई रहती थी। दफातन उसकी जिंदगी में बाहर का झोंका आ गया। खानम के रिश्ते में वो बांझी लगती थी और उसका नाम अंदलीब था। वो हुसन का शाहकार थी। यूरोप में वो अपने वालिदैन के साथ रहती थी। कई साल के बाद ये लोग ईरान आए थे। उस वक्त रजब खानम के घर का एक फर्द बन चुका था। तभी मेहमानों ने भी इसे अहमियत दी थी। अंदलीब के आने से उसे दिली खुशी मिली और जीने का एहसास भी हुआ। वो लोग छुट्टियां गुजारने आए थे। छुट्टियां खत्म होने लगी तो अंदलीब अपने वालिदैन के हमरा वापस चली गई। उसके जाने से रजब और भी उदास रहने लगा। उसे लगता था जैसे कोई कीमती चीज उससे खो गई हो। 2 साल ईरान में गुजर चुके थे। अब उसे अपने घर की याद सताने लगी। उसने छुट्टी ली और घर आ गया। पाकिस्तान आकर उसने सबसे पहले उस एड्रेस का पता किया जो खानम ने उसे दिया था। वहाँ तो किसी का नामो निशान नहीं था। अब दिल हर वक्त परेशान रहने लगा था। खानम की शफकत की याद आती थी। घर में बहन भाई थे और दादा उनके साथ रहता था। रजब कभी कभार
दादा को कुछ रकम भी भिजवा दिया करता था ताकि उसके सौतेले बहन भाइयों को उसकी तरफ से कुछ ले दिया करें। एक दिन बातों बातों में उसने दादा से पूछा, अगर आपको मेरी ईरानी माँ का पता है तो खुदा के वास्ते मुझे बता दें। तो उनको पोते की हालत पर रहम आ गया। हाँ मुझे पता है, अगरचे तुम्हारे वालिद ने मना किया था कि तुमको ना बताए, कहीं तुम हम लोगों को छोड़कर न चले जाओ, लेकिन अब जब कि तुम वहीं रहते हो तो मैं तुम्हें पता बता देता हूँ। वो रजब को अपने कमरे में ले गया और एक पुराने संदूक का ताला खोलकर उसने कुछ कागजात बाहर निकाले। रजब के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बेचैनी से हाथ मलने लगा। दादा ने चंद तस्वीरें उसके सामने रख दी। फोटो देखकर उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया, क्योंकि ये फोटो उसने खानम के पास देखे थे। तो क्या खानम ही मेरी सगी माँ है और फरीदे मेरी सगी बहन है? तभी मैं उन लोगों में रहकर अपने आप को गैर नहीं समझता था। उस रात वो खुशी से सो नहीं सका और वो अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो गया। दूसरे रोज उसने ईरान फोन किया और पता चला कि माँ सख्त बीमार है और अस्पताल में दाखिल है। वो बड़ा बेचैन हो गया और दादा से तस्वीरें लेकर वो तेहरान पहुंच गया। सफर कठिन नहीं रहा था। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे सारा शहर बाहें खोले उसका इंतजार कर रहा हो। वो जल्दी से घर पहुंचा। फरीदे मौजूद थी। वो रोने लगी। रजब ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बहन मत रो, मैं आ गया हूँ। दोनों उसी वक्त अस्पताल पहुंच गए। माँ की हालत बड़ी खराब थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उनका सर सहलाता रहा, साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब खानम को होश आया तो रजब को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पहला सवाल किया, क्या मेरा बेटा मिल गया है? हाँ माँ, तुम्हारा बेटा मिल गया है। अच्छा, जब तुम पाकिस्तान जा रहे थे तब पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही देता था कि मेरा बेटा मिल जाएगा। बेटे के मिल जाने की खुशी की खबर सुनकर खानम की तबीयत संभल गई। तब रजब ने उसे वो तस्वीरें दिखाई जो अपने दादा से लेकर आया था और उसे दे दी और कहने लगा, ये मेरे बचपन की तस्वीरें हैं, आपने मुझे गोद में उठा रखा है। दादा जान ने ये संभाल कर रखी हुई थी। मैं आप ही का बेटा हूँ और मेरे बाबा जान का इंतकाल हो चुका है। दादा के पास मेरी सौतेली माँ और मेरे बहन भाई रहते हैं। गरज उसने तमाम कहानी सुना डाली। इसी खुशी में खानम ने बहुत बड़ी पार्टी दी। उन्हीं दिनों अंदलीब भी ईरान आई हुई थी। खानम ने बहन से बातचीत करके रजब से उसकी मंगनी कर दी। अब रजब की जिंदगी पुरसुकून हो गई। अंदलीब ने उसे हयात की हर खुशी दी। उसने फैक्ट्री की मुलाजमत छोड़कर अपना कारोबार शुरू कर दिया, जिसके लिए खानम ने उसे पैसे दिए थे। 2 साल के बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। उन्हीं दोनों ईरान के हालात खराब हो गए तो अंदलीब रजब और अपने बेटे के साथ जर्मनी चली गई, जहां उसके वालिदैन रहते थे, जबकि खानम और फरीदे ईरान में रह गए। यूं ये फैमिली तीनों मुल्कों में बट गई, पाकिस्तान, ईरान और जर्मनी। मैं सोचती हूँ कि कभी इंसान की लगन इतनी सच्ची हो कि अल्लाह ताला उनके दिलों से दर्द जुदाई को दूर कर देता है और जो बात नामुमकिन लगती है वो मुमकिन हो जाती है।